नमस्कार। भारतवर्ष के नवनिर्माण में कुछ महापुरुषों ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद जब भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ तो भारतवर्ष के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस का मुकाबला करने में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ऐसे युग पुरुष थे जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उनमें से एक थे बाबा साहब अम्बेडकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पर्सनैलिटी के कई आयाम थे। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए और बहुत कुछ ऐसा किया शायद जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे बाबा साहब के जीवन के ऐसे अभिन्न आयाम जिनके बारे में हम परिचित नहीं हैं, और उन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक विशिष्ट मेहमान हैं। उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन चंदेल। डॉक्टर नितिन चंदेल, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और मॉडर्न हिस्ट्री पे आपकी पकड़ है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नितिन जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारतवर्ष बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे हमारे सामने 47 में। वैसे भी 200 साल के बाद सब कुछ छोड़ के वो जा रहे थे, और इंडिया को दोबारा इकट्ठा होने में, जो एक ऐसा बड़ा राष्ट्र था, महान राष्ट्र, उसको दोबारा इकट्ठे होने में, दोबारा कार्य करने में बहुत चैलेंजेस थे, जिनमें हमें मालूम है कि बहुत अभूतपूर्ण योगदान था महात्मा गांधी का, नेहरू जी का, और बाबा साहब अम्बेडकर का, सरदार पटेल का। 14 अप्रैल को उनकी जन्मतिथि होती है बाबा साहब अम्बेडकर की। कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा भारत के संविधान को बनाने में। लेकिन इसके अलावा भी उनकी पर्सनैलिटी के, जैसे मैंने कहा, बहुत से कार्य उन्होंने किए। एजुकेशनिस्ट थे, लॉयर थे, बहुत से ऐसे। आप हिस्ट्री के ज्ञानी हैं, आपकी परख है, पकड़ है। मैं चाहती हूं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में आप उनको जानकारी दें, उन पर रोशनी डालें। धन्यवाद मैम, ये मंच प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले मैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ समराइज़ करना चाहता हूँ, उनकी बायोग्राफी के बारे में कहना चाहता हूँ, ताकि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाए जो उनका रोल रहा हुआ है सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में। हम उनका एक थोड़ा रफली स्केच मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। ज़रूर। देखिए, जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज प्राप्त होता है कि जो इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस हुई थी, चाहे वो इनके हाई स्कूल एल्फिंस्टाइन स्कूल जो जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी, एल्फिंस्टाइन कॉलेज में जो इनके साथ मतभेद रहा था, और इवन कि जब ये अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस इंडिया में आए थे, 1920s का वो पीरियड था जब ये इनका एक इंसिडेंस रहा था ट्रेन के टीटी के साथ, जहाँ पे उनको पता चला कि जब ये एक आउटकास्ट हैं, डाउन टोडन सोसाइटी से फॉल करते हैं, तो उन्होंने उनसे बात नहीं की। फिर जब ये अपने घर के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे एक जो ड्राइवर ऑक्सन था कार्ट का, तो उन्होंने भी इनसे बात करना छोड़ दी। तो इन्होंने इन चीज़ों को अपने अंदर इम्बाइब नहीं किया, एक एंगर के, एक एंग्विश के फॉर्म में नहीं पुट ऑन किया। इन्होंने इस चीज़ को सोचा कि मैं एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करूं, जो बाकी सोसाइटी है हमारी, जो एजुकेटेड नहीं है, जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो पब्लिक ओपिनियन में क्रिएट करूं। तो इसके लिए, इस पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए, इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पीरियोडिकल्स को पब्लिश किया, जिसमें कि हमारा मूल नायक आ गया। मूल नायक का मतलब है लीडर ऑफ द साइलेंट। उसके बाद हमारा इनके पास विशिष्ट भारत एक पीरियोडिकल्स आता है, और साथ में ही एक और पीरियोडिकल आता है हमारा, उसमें भारत वीकली बोलते हैं उसको हम। तो इन पीरियोडिकल्स में इन्होंने मेंशन किया था जस्ट सोसाइटी के बारे में, जिसमें इन्होंने लिबर्टी, इक्वेलिटी और फैटर्निटी की बात की थी। एक पिरामिड स्ट्रक्चर है जहाँ पे इन तीनों का जो प्रोपोर्शन है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब इन्होंने अपनी कम्युनिटी में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप की, तो इन्हें लगा कि अब इन जो हमारी कम्युनिटी है, जो डाउन ट्रोडन डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, इनको हम लाइमलाइट में कैसे लाएं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, जिसमें कि हमारी बहिष्कृत हितकर्णी सभा थी, 1924 के ऑनवर्ड्स ये बनी हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे भारत बहिष्कृत सेवा सिद्धांत बनाया था इन्होंने।
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी इन्होंने, रिपब्लिक पार्टी तो ऑफ इंडिया नितिन, इन्होंने बनाई थी। तो डॉक्टर नितिन, हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक लॉयर भी थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, एक एजुकेशनिस्ट भी थे, और जैसे आप बता रहे हैं जर्नलिस्ट भी थे, जिन्होंने इतने पीरियोडिकल लेखक भी थे। तो ये एक डिफरेंट चीज़ों का मिश्रण था। क्या वो भीम साहब अंबेडकर साहब थे कि इतना कुछ उनके अंदर था, इतने विभिन्न चीज़ें उनके अंदर थी, एक ही चीज़ को नहीं, बहुत सी चीज़ों का सम्मिलित करके वो चल रहे थे? जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे 20वीं सेंचुरी के 5th थिंक टैंक्स में से उनको माना जाता है। 64 सब्जेक्ट्स में इनकी मान्यता थी। 64 सब्जेक्ट? जी बिल्कुल, एक्सपर्टाइज थे उनमें ये। और साथ में ये 9 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, जिसमें कि हमारी गुजराती, हिंदी, पर्शियन, उर्दू और बहुत सारी लैंग्वेजेस के ये नॉलेजेबल थे। नियर अबाउट 50 इनकी बुक्स पब्लिश हुई हैं, जो कि इंडिया में आज तक कोई भी इस लेवल का नहीं था। हम इनके अचीवमेंट्स और इनके कैरियर्स को इस जगह पे भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे 1932 में, उन्होंने डायरेक्टली इनके साथ एक संवेदना रखी हुई थी। इनको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। तो इस विषय में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब इन्होंने अपनी कम्युनिटी में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप की, तो इन्होंने कहा कि अब हम इस जो कॉन्शियसनेस जो डेवलप हो गई है, अवेयरनेस लोगों में डेवलप हो गई है, जो एजर्शन था उस टाइम डिप्रेस्ड क्लासेस का, इनको मैं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दूँ। उसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया, मालहाड़ सत्याग्रह कहा जाता है उसको, जहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी इनको वाटर बॉडीज़ के पास नहीं जाने दिया जाता था, ड्रिंकिंग वाटर इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इवन कि इन्होंने खुद भी ये चीज़ें झेली हुई हैं। जब ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के बॉम्बे में, तो इनका जो जग था वाटर का, तो उनको अलग रखा जाता था। तो ये चीज़ों के लिए इन्होंने वहाँ पे इसको प्रोहिबिशन किया, और एक वॉलंटियर्स थे इनके, एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स रहे डिप्रेस्ड क्लासेस के, वो वहाँ पे गए और उन्होंने इस प्रोटोकॉल को ब्रीच किया। तो इसको हम मालहाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मूव इन्होंने जो किया था, कालाराम टेम्पल एजिटेशन था। ये एक सत्याग्रह रहा हुआ। यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी इनको डिनाई किया जाता था कि टेम्पल्स एंट्री नहीं हो सकती है इनकी। तो इन्होंने एक नई प्रोजेक्शंस प्रोवाइड की डिप्रेस्ड क्लासेस में, एक यूनिफॉर्म वे में, एक डिसिप्लिन वे में 1500 वॉलंटियर कॉप्स का एक एसोसिएशन बनाया, जिन्होंने मिलिट्री ड्रेसेस पहनी थी, बैंड्स बनाया था। इसमें वुमेन्स इन्वॉल्व थी, इसमें चिल्ड्रंस इन्वॉल्व थी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो गांधी की मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहाँ पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन थी। लेकिन अगर हम देखें उसको पैन इंडिया लेवल पे, अम्बेडकर ने ये मूवमेंट पहले लॉन्च की थी और यहाँ वुमेन की पार्टिसिपेशन रही है। तो जब ये यहाँ पे गए तो अथॉरिटीज़ ने वो टेम्पल्स बंद कर दिया, लेकिन विद इन ए शॉर्ट टाइम्स फर्स्ट टाइम जो थे ये आउट कास्ट जो थे इनको वर्शिप करने के लिए अंदर भेजा, और उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्कशिप की वहाँ पे। तो ये बहुत सारी अचीवमेंट्स रही। ये देखते देखते इनको जो उस टाइम जो हमारी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, तो उन्होंने सराहाया, इनके वर्क्स को प्रमोट किया, इनको एक अलग वे से इनको देखना शुरू कर दिया। और इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, जब यहाँ पे हमारा साइमन कमीशन आया था 1927 में, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए भी कहा गया था, और इन्होंने एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया था। फिर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, जो लंदन में था, जहाँ पे एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करेंगे। वहाँ पे इंडियन जो हमारे लीडर्स थे इनको बुलाया गया था, जिसमें कि मुस्लिम लीग के भी थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी थे, तो इनको भी बुलाया गया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये वहाँ पे गए थे। तो इन्होंने एक अपना इशू उठाया था वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि जो हमारा इलेक्शन होगा वो सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे होगा। तो जब गांधी को ये चीज़ पता चला, गांधी को लगा कि ये प्रोसेस ऑलरेडी डिवाइड एंड रूल का ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, अब वो हिंदू सोसाइटी को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो गांधी ने उस टाइम एक मूवमेंट लॉन्च की थी, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनको यद्रवा जेल में रखा गया था, जो पूना में थी। तो वहाँ से इन्होंने एक अनशन ले लिया फास्ट अनटू डेथ का। तो उस टाइम जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा रह जाएगा। तो भीमराव अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, तो एक कंप्रोमाइजिंग टेबल पे आए। वहाँ पे पूना पैक्ट साइन किया 1932 का। तो यहाँ पे इनकी बात मानी गई, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पे रिजर्वेशंस को प्रमोट किया गया, जहाँ पे 18% रिजर्वेशन जो थी वो रखी गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर है, ये इतने बड़े चैंपियन रहे हैं दलित कॉज के, दलित कॉन्शियसनेस के, आउट डिप्रेस्ड क्लासेस के। तो
ये एक लाइमलाइट में इंडिया के प्लेटफॉर्म में आना शुरू हो गए। डॉक्टर नितिन चंदेल, ये जो आप हमें बता रहे हैं, हम सब लोगों को मालूम है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माण में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से, उनके लिए जैसे आपने खुद कहा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उन्होंने मतलब उनको एक ट्रिगरिंग मतलब एक स्पार्क जो होती है वो उन्होंने शुरुआत की, और सच में उसका आज हम देखते हैं कि भारत एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे हम सब इकट्ठे मिलके रह रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, विमेन एम्पावरमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन सब के बारे में भी मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो जानें कि किस तरह से उन्होंने, और बहुत से कम लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन और दलित इश्यूज़ के अलावा भी उन्होंने इतना ज़्यादा, मतलब कभी खुद हैरानी होती है कि एक आदमी के पास इतना ज़्यादा, मतलब ही वॉज ए सोर्स ऑफ, ही वॉज लाइक ए सन, इतनी इंस्पिरेशन और इतना कार्य करने की क्षमता थी जो आज हमें कहीं कम नज़र आती है। तो किस तरह से उस समय उन्होंने इतने कार्य किए, सिविल सर्विसेज के बारे में उन्होंने काम किया, जो जैसे मैंने कहा कि भारत के नवनिर्माण में डैम्स जो बने, सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप इस पे सब पे प्रकाश डालिए कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया, और फिर बाद में मैं थोड़ा सा पूछूंगी कि मॉडर्न इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि जो भीमराव अंबेडकर है उनका इम्पैक्ट वुमेन्स पे बहुत ज़्यादा रहा हुआ है। जी, उन्होंने देखिए, जब वो महर कास्ट में उनका जो बर्न हुआ था, वहाँ पे वो 14th चाइल्ड ऑफ द फैमिली थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो सबसे एक मतलब आइसोलेटेड चाइल्ड ऑफ द फैमिली है जिन्होंने स्टडी की हुई थी। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि जब इनकी शादी होती है रमाबाई के साथ, तो वो एक इलिटरेट वुमेन थी। बिल्कुल। तो इनकी जो थ्रस्ट थी, इन्होंने अपनी वाइफ को 2 या 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाना शुरू किया, और इवन की कुछ चैरिटी और जो बाकी जो सोसाइटी के अलग डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अपने घर से ही इन्होंने वुमेन्स को स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि जो वुमेन का जो राइट्स था, हम देखते थे उस टाइम ब्रिटिशर्स ने जो एक एक्ट पास किया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहा गया था, उसमें जो वर्किंग आवर्स रखा गया था वो 14 से 12 आवर्स रखा गया था। मतलब जो आम आदमी था उनको मतलब जो ह्यूमन वर्कफोर्स, वो 12 से 14 घंटे काम कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा टाइम। बिल्कुल। तो इन्होंने प्लीड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ही वाज ए फेमस ज्यूरिस्ट ऑल्सो, ठीक है, फेमस लॉयर ऑल्सो। तो इन्होंने ये प्लीड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो ये वर्किंग आवर्स है इसको कर्टेल करके 8 आवर्स तक रखा गया है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। बिसाइड्स इन्होंने कर्टेलमेंट के अलावा इन्होंने बहुत सारे कंसेशंस प्रोवाइड किए, वुमेन्स मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की, उसके अलावा बोनस प्रोवाइड करना शुरू किया, हॉलीडेज प्रोवाइड करना शुरू की, और साथ में ही इन्होंने ग्रेजुएटी जो है वो भी प्रोवाइड करना शुरू की। तो नितिन जी, ये जो सब बातें आप बता रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं मैटरनिटी लीव, विमेन राइट्स, विमेन एजुकेशन, ग्रेजुएटी, 8 घंटे की जो नौकरी जो आज हम पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 आवर्स वर्किंग आवर्स हैं। तो ये जो सब आप कह रहे हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन है, अगर उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्या ये 47 से पहले या उसके बाद का उन्होंने ये सब इश्यूज़ के लिए फाइट किया? मैटरनिटी लीव, मतलब एक बड़े इंपॉर्टेंट भी चीज़ें थी मैम, ये 1947 से प्री, मतलब हम इसको इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं, ये उस टाइम के टाइम पीरियड में कहा, मतलब किया हुआ है इन्होंने। भीमराव अंबेडकर को ये भी कहा जाता है ये फोर रनर ऑफ द टाइम रहे हुए हैं। फोर रनर ऑफ द टाइम इन द सेंस कि इनको पहले ही चीजों का नॉलेज है। जी। चाहे वुमेन के राइट्स के बारे में है, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लूंगा। बिल्कुल जरूर। वुमेन राइट्स में आप देखिए कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हो जाती है, 3 इयर्स इन्होंने विगरस स्टडी करके वुमेन्स के राइट्स को हिंदू कोड बिल में लाना शुरू किया, जिसमें कि हम देखते हैं फर्स्ट टाइम जो वुमेन्स थी, इन्होंने इनहेरिटेंस जो लॉ था, जहाँ पे वुमेन्स को प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था, इन्होंने वो प्रोवाइड करना शुरू किया। राइट टू डाइवोर्स इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया। राइट टू चूज, यानी कि आप अपने चॉइस से मैरिज कर सकते हो, ये भी इन्होंने प्रोवाइड किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विडोज हैं और जो डाइवर्सीज हैं, उनको फिर से रीमैरी करने के लिए इन्होंने जो एक बिल है उसको फॉरवर्ड किया हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें, इंटरकास्ट मैरिजेस जो थी, इन्होंने इन चीज़ों को अपलिफ्ट किया और इनको
बिल लाए। आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल बिल्कुल, 14 है, बिल्कुल, आर्टिकल बिल्कुल, 15 है, राइट टू बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी है, Absolutely। राइट टू अनटचेबिलिटी है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये भीमराव अम्बेडकर ने इम्बाइब्ड किया है। इनको फोररनर ऑफ द टाइम इसलिए कहा जाता है। आप देखिए जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिल है, हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हमारी स्टेट्स हैं जो एनडीए गवर्नमेंट ने 2002 में लाया था, इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले कहा हुआ था कि जो हमारा मध्य प्रदेश है और जो हमारा बिहार है इनको ऑलरेडी 2 में डिवाइड करो फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो इनको इस बेस पे भी कहा जाता है। वुमेन राइट्स के ये हमेशा चैंपियन रहे हैं, चाहे वो अपने घर से स्टार्ट हो, और इन्होंने लेटर ऑन हमारा हिंदू कोड बिल जो 1956 में आया हुआ है वहाँ पे जितनी भी जो उनके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब इनकी देन है। तो ये हमेशा चैंपियन रहे हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि जो इंडिया सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पे भी इनका रोल प्ले हुए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जब हमारी इंडिपेंडेंस जब हो जाती है तो हमारे सामने एग्जांपल आती है, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का, जिसमें कि वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है, तो उनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा हुआ है। वो भीमराव अम्बेडकर के साथ कोलैबोरेटली इस ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज को कैरी ऑन करते हैं। वो देखते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर सिविल सर्विसेज का जो ब्रिटिशर्स ने लाया हुआ है, क्या हमें इसे कैरी ऑन करना चाहिए कि नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। तो भीमराव अम्बेडकर जो चेयरमैन भी रहे ड्राफ्टिंग कमेटी का, इन्होंने 1952 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात कही हुई है कि हर कंट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जी। तो हर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का एक मैकेनिज्म होता है जो प्रॉपरली चलता है विद द एड ऑफ सिविल सर्विसेज। और जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनके कैलिबर से पता चलता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, इसको हम मैकेनिज्म को कैसे डील करते हैं। तो ये जो भीमराव अम्बेडकर है, ये इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म और इस वाले कंसेप्ट को बिलीव करते हैं। तो इनके पास सबसे पहले एक दुविधा आई कि हम जो ब्रिटिशर्स का जो ये मॉडल है हम उसको कैरी ऑन करें कि नहीं करें। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर का जो वार्तालाप हुआ, डिस्कशंस रही, बहुत सारी डिस्कशंस रही इन पे, तो इन्होंने हिस्ट्री को रिविजिट किया। इन्होंने देखा कि एंशिएंट टाइम से जब हमारा जनपद का कंसेप्ट था, यानी कि रिपब्लिक, छोटी छोटी रिपब्लिक का स्टेट था, तो अलेक्जेंड्रा ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था, अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे। उसके बाद जब यहाँ पे पहली डायनेस्टी जो आई सेंट्रल लीडरशिप के अंडर, वो थी चंद्रगुप्ता मौर्य। तो उनके टाइम भी उनका गवर्नर आया था सेल्यूकस निकेटर, तो उनके टाइम पे उनको रिपल किया गया, बाहर भगा दिया गया। तो ये एग्जाम्पल्स इनके पास रही, गुप्ताज के टाइम पे रही। लेटर ऑन हमारे पास ह्यूनाज आते हैं, साकाज आते हैं, इंडो ग्रीक्स आते हैं। उस टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेजन्स हमारे पास यहाँ रहती है टिल हर्षवर्धना के टाइम पे। फिर यहाँ पे मिडीवल कंक्यूरर्स आते हैं। अकबर के टाइम पे एक यूनिफाइड का कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आता है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो ये सेंट्रल लीडरशिप है, ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, प्रोविंशियल डायनेस्टीज की तरफ स्प्रिंग अप होना शुरू हो जाती है। आपके कहने का मतलब ये है, हाँ, हिस्ट्री से ये चीजें एब्जॉर्ब की और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें डायरेक्ट नीड है इस टाइम की, इंडियन सिविल सर्विसेज को लाना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वास्ट एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्टेट्स है यहाँ पे, वहाँ की लैंग्वेजेस अलग है, तो एक सेंट्रल लीडरशिप का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही हम जो सेंटर है वो क्या रोल प्ले करेगी वहाँ पे, तो इनकी अचीवमेंट रही है आर्टिकल 312 जो है हमारा ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बात करता है। हालांकि जो ये देन है ये ब्रिटिशर्स की देन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सबसे पहले यहाँ पे लाया हुआ था एक पैट्रोनेज सिस्टम से। लेटर ऑन यहाँ पे कॉर्नवालिस ने उसको थोड़ा एमर्ज किया। 1853 में एक ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, और हम लेटर ऑन देखते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो मीडियम है ब्रिटिश ने यहाँ पे प्रचलित कर दिया था, और इससे कि जितने भी यहाँ के मिडिल क्लास थे, अपर मिडिल क्लास थे, इन्होंने एजुकेशन को ग्रैब किया था और ICS को कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ बैठी, असिस्टेंट कमेटी बैठी, लीग कमीशन बैठी। तो ये चीज़ें जो भी थी सारी की सारी इन चीज़ों को देख के इन्होंने एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसको आज हम यूनियन पब्लिक सिविल
सर्विसेज के नाम से भी कहते हैं। तो ये एक कोलैबोरेटेड एफर्ट रहा हुआ है भीमराव अम्बेडकर का और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनके 3 आइडियाज थे, एक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, एक फेडरेशन के बारे में और यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में, जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, आर्टिकल 44। इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने अगर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया, यहाँ पे अगर कुछ पर्सनल लॉज हिंदूज को दिए और कुछ मुस्लिम्स को लिया, अब टाइम आ गया है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, तो हमें यूनिफॉर्म सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि ये फोररनर ऑफ द टाइम थे। इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला, प्रोग्रेसिव थॉट के थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें, और आपके पास एक छोटी से एक और इंस्टेंस है हमारे पास, जब हमारी इंडिपेंडेंस होती है तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम के, वो गांधी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको कौन ड्राफ्ट करेगा। तो इवन कि गांधी सेड कि आपके पास एक लिविंग लेजेंड है, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी आपके सामने है, भीमराव अम्बेडकर, तो फर्स्टली आप उनको रिक्वेस्ट करो और ये चीज़ें बनाओ। तो हम देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जिन्होंने कि 14 कंट्रीज से उनके कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करके उनके की फीचर्स, की एलिमेंट्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया है। उन्होंने बहुत वर्कआउट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ज़्यादा, बहुत इमेंस है। तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस है। तो वी शुड बी वर्थी ऑफ यस। आज 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम याद रख रहे हैं, और जैसा आप भी कह रहे थे, उन्हीं की देन हम आगे लेके चल रहे हैं और इसको और सुदृढ़ बनाएंगे। डॉक्टर नितिन साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपने एजुकेशन में बताई, वुमेन राइट्स में बताई, बहुत सारी चीज़ों में बताई, और ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ही वॉज फोररनर ऑफ द टाइम्स, उनको कहा जाता था, यानी अपने समय से कई गुना आगे चलने वाले, प्रोग्रेसिव थॉट के, जो बहुत अगले सालों का सोचते हैं। भारतवर्ष के नवनिर्माण में, आप हिस्टोरियन हैं, भारतवर्ष के नवनिर्माण में, डेवलपमेंट में, डैम्स की कंस्ट्रक्शन में, अदर डेवलपमेंट में क्या उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन थी, और अगर थी तो वो कैसी थी? जी मैम, बिल्कुल। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी के अलावा बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे। जी जी जी। जब हमारी पीएचडीज भी शायद उनकी दो पीएचडीज थी और दोनों बड़ी प्रोमिनेंट, शायद एक लंदन। हाँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो इनकी एक पीएचडी थी, रुपी पे इन्होंने कहा था, इसकी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये बुक भी है हमारी। तो यहाँ पे एक हमारी 1935 का एक एक्ट आया हुआ था। वहाँ पे एक कमीशन बिठाई हुई थी जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ पे एक आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो स्ट्रक्चर था वो इनकी थीसिस से लिया गया था। तो ये बहुत बड़ी रिमार्केबल चीज है। मतलब आज जो एग्जिस्ट कर रहा है आरबीआई, वो उनके थीसिस से जो इनका इकोनॉमी में रोल था, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन का उस टाइम कंसेप्ट लाया हुआ इतने साल पहले। और उसके अलावा इन्होंने एक्साइज में देखोगे आप, ड्यूटीज में देखोगे, बहुत मल्टी प्लेसेस में इन्होंने, मल्टी सब्जेक्ट्स में इन्होंने वहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स को प्ले किया हुआ है। हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्स जो है हमारा, वहाँ पे ये पाइनर्स रहे हैं, चैंपियंस रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने डैम्स को रिकंस्ट्रक्ट किया। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, हीराकुंड डैम थी, सोम डैम थी, भाखरा नंगल थी, हीराकुंड, और बहुत सारी जितनी भी डैम्स बनी हुई थी, उनका जो एक आर्किटेक्ट था, उनका जो एक पाइनरनेस थी, उनका जो इवोल्यूशन था, वो भीमराव अम्बेडकर के थ्रू ही गया हुआ था। तो हम ये देख सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर लिमिटेड सिर्फ पॉलिटिकल वे में नहीं थे, सोसाइटी के वे में नहीं थे, वो अदर फील्ड्स में भी थे। हम देखते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर का जो लास्ट ईयर्स हैं वो थोड़ा टिल्ट हो गए बुद्धिज्म की तरफ। तो उस टाइम जो सोसाइटी का जो प्रिविलेंस था, उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशंस थी, उसको देख के उन्होंने चीज़ों को ग्रैब किया। एक्चुअली जो भीमराव अम्बेडकर थे, उनका एक थॉट था, उनका एक प्रोवर्ब था, उसमें था, व्हाट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इज टू इंडिया, सेम इज द हिंदू इंपीरियलिज्म टू डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ये उनका एक थॉट था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखते हैं। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस में आ गए। इनकी एक अपनी पार्टी थी,
स्वतंत्रता पार्टी, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे इन्होंने इलेक्शन भी कास्ट किया था 1936 का, 18 सीट्स लेके ये आए हुए थे। हाँ जी। तो फिर 1950s के बाद भी इन्होंने इलेक्शन रोल प्ले किया था। एक टाइम ये हार गए थे और दूसरे टाइम ये राज्यसभा के थ्रू आए थे, लेकिन लेटर ईयर्स में ये इन्होंने जो अपना वर्क था ये बहुत लिमिटेड रखा हुआ था। तो बाकी जो इनका अर्लियर करियर है वो ये चैंपियन रहे हैं दलित काज के लिए, और इन्होंने रिजर्वेशंस प्रोवाइड की हुई है जो हमारे डाउन टोडन सेक्शंस है सोसाइटी की उनके। जी। डॉक्टर नितिन, हम ये कह सकते हैं कि ये, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि ऐसे महापुरुष विरले होते हैं और शायद बहुत सदी में ऐसा कोई इंसान पैदा होता है जो इतनी डाइवर्स कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो। एजुकेशनिस्ट भी थे, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी थे, राइटर भी थे, अब लॉयर बहुत फेमस थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट केसेस, मैं पढ़ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस उन्होंने आर्ग्यू किए और जीते। तो ये जो उनकी पर्सनैलिटी की डिफरेंट आयाम हैं, आज के भारतवर्ष में अगर हम इसको लिंक करें द मॉडर्न इंडिया 2021 में, हम बात कर रहे हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, उनकी जो इतनी अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन है इस महापुरुष की भारत के नवनिर्माण में, तो किस तरह से आप देखते हैं कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम देखते तो हैं, उसको थोड़ा सा आप अगर हाईलाइट करें। और उसके बाद आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पहले कि मॉडर्न आज जो हम देखते हैं, आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है? जी मैम, बिल्कुल। देखिए, जो मैम भीमराव अम्बेडकर है, जो उन्होंने, मैंने आपको कहा, फोररनर ऑफ द टाइम रहे हुए हैं। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितनी चीज़ों को इम्बाइब्ड किया हुआ है, उनको ड्राफ्ट करके प्रेगमेटिक शेप दिया हुआ है। प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। उसमें हम देखते हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में बात करता है, लिबर्टी के बारे में बात करते हैं हम। उसके अलावा हम राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, और राइट टू रिलीजन्स के बारे में जो आर्टिकल 25 से लेकर 27 के बीच में है, रिलीजियस की जो फ्रीडम है उनको आप कैसे प्रोवाइड करोगे। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हमेशा रही हुई है। हम इनको आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम इनको अगर देखें, अगर हम इनको समझें, तो ये बहुत एडवांस रहे हुए हैं, ज्ञाता रहे हुए हैं। इनकी एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी, 50,000 बुक्स मैंने आपको बताया हुआ है। उस टाइम वर्ल्ड में किसी के पास इतनी बुक्स नहीं थी। और इवन कि इनका जो स्टैचू है वो कार्ल मार्क्स के साथ लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। मास्टर्स की हुई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2011 में इनको दुनिया के सबसे इंटेलेक्ट में से माना गया हुआ है, 20वीं सेंचुरी के इंटेलेक्ट में माना, बिल्कुल माना हुआ है। तो जो भीमराव अम्बेडकर है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इनकी रेलिवेंस है, आज भी है। लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, इनके आइडियाज़ को चेरिश करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली बोलो, चाहे आप इनको सोशल वे में आप इनको बोलो। तो हम इनके जन्म जीवन को इस चीज़ में हम मेमोराइज भी करते हैं कि जो इनके अचीवमेंट्स रही है, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, वुमेंस के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और हमारे एक जो इन्होंने जो पायनर रहे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये एक रिमार्केबल वे रहा है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, जैसे आप बता रहे थे कि आरबीआई जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी जो रिज़र्व बैंक का जो थीम है वो इनकी डेजर्टेशन, पीएचडी डेजर्टेशन से ही लिया गया है। मैं चाहूँगी कि आप कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शकों को बताइए कि भारतवर्ष को और स्ट्रेंथन करने में भीमराव अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है उसको साथ लेके किस तरह से हम और सुदृढ़ बना सकते हैं भारतवर्ष को, ताकि हम सब समान रूप से इकट्ठे इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आराम से रह सकें। जी बिल्कुल मैम। भीमराव अम्बेडकर का अगर हम देखेंगे, अगर जो कोर आइडिया था, कोर नोशन जो था जी, वो इक्वालिटी के बेसिस पे था जी, बराबरी के बारे में था। कोई जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट एजर्शन जो था उनका, उसके रिलेटेड वो चाहते थे कि हर सोसाइटी के पार्ट को एम्पावर्ड किया जाए, हर जो तबका जो डाउन ट्रोडन है उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको एक्सक्लेड किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे, आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे मूवमेंट्स उन्होंने लॉन्च की हुई है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर है, ये 1940s के ऑनवर्ड ये जो लोअर जो सोसाइटी थी हमारी उस टाइम की, उनके लिए इन्होंने 1942 के अराउंड ऑल इंडिया स्टूल कार्ड फेडरेशन इन्होंने बनाई हुई थी, ताकि उनको एक लाइमलाइट पिक्चर्स में लाया जाए। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं, ये जो उस टाइम की जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जी। बहुत सारी चीज़ें उनको बोलते हैं कि चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट का हो, जी। चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट का हो, चाहे जी। कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें जी। होती हैं, तो ये अपने आइडियाज़ वहाँ पे पुट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो इतना बहुत वास्ट विजन है, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, दर्शाया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, उसको साथ लेके हम चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, उसको अपनाते हुए हम सब अगर साथ चलें तो हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, उनकी आइडियल्स को आगे लेके चल सकते हैं। डॉक्टर नितिन चंदेल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आज अब हमारे कार्यक्रम में आए और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमें उनके जीवन के जो ऐसे अनभिज्ञ आयाम हैं उनके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बहुत बहुमूल्य जानकारी दी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।